तो हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी के बारे में कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा तो बहुत सारे ऑर्बिट पॉसिबल हैं। तो ऑर्बिट तो बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो किसी भी एक ऑर्बिट में घूमेगा तो उसकी जो एनर्जी है वो अलग अलग ऑर्बिट में घूमने पर अलग अलग होगी। तो उस एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने निकाला था, E बराबर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ऐसे हम लोग ये एनर्जी जो है उसके लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमने पर एनर्जी अलग अलग होगी। बिल्कुल एन की वैल्यू 1 2 3 4 लेते चले आइए, खूब सारे ऑर्बिट आपको मिलेंगे, उनकी एनर्जी मिलती चली आएगी। ठीक है, तो हम लोग एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। ठीक, ये देखो एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसमें ये दिखाया जाता है कि जैसे हम अगर ये n बराबर 1 वाले ऑर्बिट की बात करते हैं, तो n बराबर 1 वाले ऑर्बिट की बात करते हैं तो उसमें जो एनर्जी है वो होगी माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये EV जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट है वो है। ठीक, n बराबर 2 ऐसे रखोगे तो n बराबर 2 रखने पर आपको जो एनर्जी मिलेगी वो हो जाएगी माइनस का 3.4 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 3 ले लीजिए, तो एनर्जी हो गई माइनस का 1.51 जेड स्क्वायर। n बराबर 4, तो ये एनर्जी आ गई आपकी माइनस का 0.85, वो तो रख के देख ही सकते हैं आप, रखते चले आइए n बराबर 4। ठीक, तो 4 रखोगे 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 13.6 अपान 16 हो जाएगा माइनस 0.85। n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 जो है उसमें एनर्जी हो जाएगी माइनस का 0.55 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बढ़ता जाएगा, ये एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और n बराबर इन्फिनिटी तक अगर हम पहुंच जाएं तो n की वैल्यू इन्फिनिटी तक पहुंचेगी, वहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। सही, तो हम इसमें एक बताते हैं कि जो ये वाली स्टेट है इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये लोएस्ट एनर्जी वाली स्टेट होती है, ये लोएस्ट एनर्जी, इससे और कम एनर्जी जो है वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और आप ऊपर वालों की बात करते हैं तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये सब एक्साइटेड स्टेट्स हैं जिनमें एनर्जी ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा है, ये सब एक्साइटेड स्टेट्स कहलाती हैं। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ऐसे नाम इनको दिए जाएंगे। ठीक, हमने लास्ट क्लास में ये बात बताई थी कि n बराबर 1 जो है उसको ग्राउंड स्टेट, ये यहाँ पे जैसे n की वैल्यू की बात करें तो n बराबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकता है, से लेकर इन्फिनिटी तक। तो n बराबर 1 ये ग्राउंड स्टेट होती है, और बाकी ये n बराबर 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी, ये सब क्या हैं, एक्साइटेड स्टेट्स हैं। ठीक, तो ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाया जाता है जिसमें अलग अलग ऑर्बिटों में घूमने पर हमारे सिस्टम की एनर्जी क्या क्या होती है, और सबसे कम एनर्जी को ये कहते हैं, उससे ज़्यादा को ये ऐसे एक्साइटेड स्टेट्स नाम दिया जाता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। यहाँ भी लिख दिया n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट है और 2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये सब क्या हैं, एक्साइटेड स्टेट्स। फिर वही बात बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक ही है, वो एक बार में एक ऑर्बिट में घूमेगा, तो जो एनर्जी है सिस्टम की उसकी ये नहीं है कि ये बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो एक साथ होंगी, नहीं नहीं नहीं, इनमें से किसी एक एनर्जी स्टेट में हमारा सिस्टम एक बार में पाया जाएगा। अच्छा, तो इसको क्लास रोक के ऐसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, चलो, तो ये हमने एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो यहाँ पे दिखाया। ऑर्बिट्स जो है वो बहुत सारे हैं, ये n बराबर 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, और उनमें एनर्जी के बारे में डिस्कशन हो गया। रेडियस ऑर्बिट की क्या होगी,
इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी स्पीड क्या होगी, वो सब हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। तो अब हम लोग फाइनली एक बार ये लिख लेते हैं कि आर बराबर होता है आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपान जेड, वी बराबर होता है वी नॉट इंटू जेड अपान एन, और ई बराबर होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और ये जो आर नॉट है इसकी वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, और जो वी नॉट है इसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल चीज़ें हैं जो अब हमको याद रखनी हैं। जहाँ तक n की बात है तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। अच्छा, एक बार वो ऑर्बिट फिर से बनाएंगे, क्योंकि है क्या, देखो इसमें कुछ ज़्यादा वैसे तो है नहीं, बस ओवरऑल पिक्चर दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये ऑर्बिट बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में घूमता हुआ पाया जाएगा। ठीक है, तो ज़रा उसको एक बार फिर देख लीजिए। बना चुका हूँ पहले, फिर बना रहा हूँ। ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ऑर्बिट बने हुए हैं। ठीक, ये देखो ये ऑर्बिट बने हुए हैं खूब सारे, और फिर वही बात, ऑर्बिट बहुत सारे हैं बट इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही ऑर्बिट में घूमता हुआ पाया जाएगा। ये n बराबर 1 वाला ऑर्बिट है, ये n बराबर 2, n बराबर 3। अच्छा, n का नाम हम पहले बता ही चुके हैं, n का नाम क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n बराबर 1 वाला जो ऑर्बिट है, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा तो इसकी जो रेडियस है वो होगी आर नॉट अपान जेड। इसमें घूमने पर पार्टिकल की जो स्पीड है वो होगी वी नॉट हाँ जी, वी नॉट इंटू जेड ऐसे, और जो एनर्जी है वो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n बराबर 1 वाला ऑर्बिट हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें ना घूमते हुए n बराबर 2 वाले ऑर्बिट में घूमेगा तो उसकी जो रेडियस है वो होगी 4r0 अपान जेड, स्पीड होगी v0 जेड अपान 2, और जो एनर्जी है वो होगी -3.4 eV। अगर n बराबर 3 वाले ऑर्बिट में घूमेगा तो रेडियस 9r0 अपान जेड, वेलोसिटी या स्पीड जो भी कहना चाहें v0 इंटू जेड अपान 3, और एनर्जी -1.51 eV जेड स्क्वायर रह गया, -13.6 जेड स्क्वायर -3.4 जेड स्क्वायर eV। ऐसी n बराबर 4 वाले में ये बस वैल्यूज ऐसी लिख रहे हैं एक बार, ताकि ये है बेसिक बिल्कुल सिंपल चीज़, बट बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ 16r0 अपान जेड, v बराबर v0 इंटू जेड अपान 4, और e बराबर -0.85 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से ये हमको जो है वो सारे ऑर्बिट बता दिए, उनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी बता दी। ये मिनिमम एनर्जी है, ये ग्राउंड स्टेट है। अगर इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में, सबसे छोटे वाले ऑर्बिट में घूमता हुआ पाया जाएगा तो आप इसको क्या कहोगे, ग्राउंड स्टेट। ठीक, ये वाले ऑर्बिट में घूमना मतलब ग्राउंड स्टेट। ठीक, और अगर इस वाले ऑर्बिट में घूमेगा तो ये क्या होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक, और इससे नीचे तो ये वाले और बड़े ऑर्बिट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। ठीक, और ये जो है ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इस टाइप से आप इन सब का डिस्कशन करते हैं, इनको नाम देते हैं। तो ऑर्बिट बहुत सारे हैं, हर ऑर्बिट की अपनी अलग कंडीशन है। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन का अपना मन आया, यहाँ आ गया, अपने मन से किसी भी स्पीड से घूमने लगा, नहीं। अगर इस ऑर्बिट में घूमेगा तो इस स्पीड से ही घूमना पड़ेगा और सिस्टम की एनर्जी इतनी ही होगी। ठीक, बाकी ये वाला जो ऑर्बिट है इसमें घूमने पर एनर्जी सबसे कम होगी, और जितने बड़े ऑर्बिट में घूमेंगे एनर्जी उतनी ही ज़्यादा पाई जाएगी। तो इसको एक बार लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी,
अब हम ये बात यहाँ पर कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है, वो इतने सारे ऑर्बिटों में से किसी एक ऑर्बिट में घूम सकता है। तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमना पसंद करेगा? तो मैं बताऊंगा कि भाई ऐसा है, कोई भी सिस्टम जो है फिजिकल सिस्टम, उसकी आदत होती है कि वो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में रहना पसंद करता है। तो और वो इसलिए क्योंकि जो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली होती है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ये देखेगा कि मेरे लिए लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट कौन सी है, उसी में ही इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करेगा। ठीक है, तो n बराबर 1 यानी कि जो ग्राउंड स्टेट है उसमें पोटेंशियल एनर्जी इज़ मिनिमम। ठीक, ये आपको हमने बताया था कि जितने बड़े ऑर्बिट में जाते हैं काइनेटिक एनर्जी उतनी घटती चली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है और टोटल एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है। तो जो ग्राउंड स्टेट है n बराबर 1, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी सबसे कम, और उससे कम एनर्जी नहीं हो सकती पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि और कम पोटेंशियल एनर्जी करने के लिए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के और पास जाना पड़ेगा, वो अलाउड नहीं है। ये सबसे छोटा ऑर्बिट, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसका एक नेचुरल इंक्लिनेशन होगा ग्राउंड स्टेट में रहने का। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को उसके हाल पे छोड़ देंगे तो वो ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विल स्टे इन ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्राउंड स्टेट में रहेगा अगर आप उसके साथ कुछ नहीं करते। देखो हमने कुछ नहीं कहा, इलेक्ट्रॉन से पूछ लिया भाई तुम कहाँ रहना चाहते हो, उसने बता दिया n बराबर 1 यानी ग्राउंड स्टेट वाला जो मामला है, जो सबसे छोटा ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन उसमें रहना चाहेगा। चलिए अब जो है, चलो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहना चाहेगा, तो बाकी ऑर्बिटों के बारे में क्यों बताया गया है? वो इसलिए कि इलेक्ट्रॉन की अपनी टेंडेंसी है, खुद वो रहना चाह रहा है वहाँ पर, लेकिन ज़बरदस्ती अगर हम करें उसके साथ, हम उसको ज़बरदस्ती पकड़ के किसी दूसरे ऑर्बिट में भेजें तो भी कोई इशू नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहेगा भाई मेरे ऊपर छोड़ा था तो मैं छोटे ऑर्बिट में रहूँगा, लेकिन अगर तुम मुझसे कहोगे नहीं तुम्हें यहाँ से निकल के बड़े ऑर्बिट में जाना है, तो मैं बड़े ऑर्बिट में भी चला जाऊँगा, वहाँ भी रह लूँगा। अच्छा ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिट जो है उसको चेंज करने का जो है वो भी कुछ सिस्टम हम एटम में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो इसको लेके हम बोर के मॉडल में कुछ बात जो है वो कहते हैं। अच्छा जी, तो बोर के मॉडल में 2 पॉइंट जो है वो बताए जा चुके थे अर्लियर, अब तीसरा पॉइंट जो है वो आएगा। मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। बोर के मॉडल में पहला पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। अच्छा, और जो कूलम फोर्स है इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया कूलम फोर्स, वो किसका काम करेगा? वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। ये बात हो गई पहला स्टेटमेंट बोर के मॉडल में। दूसरी बात जो बोर के मॉडल में कही गई है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो mvr बराबर nh/2π, ये दूसरी बात कह दी। n कोई इंटीजर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, n को हम जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बोर के मॉडल में तीसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट ये कहता है ठीक है, अच्छा, ये दूसरे वाले में ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेशनरी ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट लाया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि भाई ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अपने मन से न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी रेडियस के ऑर्बिट में घूम लेगा। कुछ पर्टिकुलर स्पेशल ऑर्बिट्स होंगे, उनमें ही इलेक्ट्रॉन का घूमना अलाउड होगा, उनको बोर स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। अब बोर के मॉडल का तीसरा पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन तो एक ही है लेकिन ऑर्बिट बहुत सारे हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है? डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 वाले ऑर्बिट में ही रहेगा, वो बदल भी सकता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कैन चेंज इट्स ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को बदल भी सकता है। किसी एक ऑर्बिट में घूम रहा था, छोटे ऑर्बिट में घूम रहा था, तो वहाँ से जंप करके बड़े ऑर्बिट में जा सकता है, या बड़े में घूम रहा था तो वहाँ से जंप करके छोटे ऑर्बिट में भी आ सकता है। ठीक है, बस इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन कैन चेंज इट्स ऑर्बिट। ठीक,
या ये कह लो इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर। अब चेंज कह लो या जंप कह लो, बात तो एक ही है, ठीक है। बाई, अब करना क्या पड़ेगा इसके लिए, बाई एमिटिंग स्लैश एब्जॉर्बिंग एनर्जी इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिट्स। जो ऑर्बिट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करना है, शिफ्ट करना है, जंप करना है, तो इलेक्ट्रॉन ये पता करेगा कि अभी मैं किसी ऑर्बिट में घूम रहा हूँ तो सिस्टम की एनर्जी क्या है, कल को मैं जब दूसरे ऑर्बिट में जाऊँगा तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी। तो जितना एनर्जी में चेंज होगा उतनी एनर्जी या तो ये सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा या उतनी एनर्जी एमिट करेगा। क्या मतलब, देखिए इस तरीके की बात बताई गई कि ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ऑर्बिट बने हुए थे, बहुत सारे ऑर्बिट थे। अब उसमें एक ऑर्बिट ये था n की वैल्यू n1 वाला, और एक ऑर्बिट ये रहा n की वैल्यू n2 वाला। ये जो ऑर्बिट है n1 वाला, इसमें एनर्जी है सिस्टम की En1, इसमें एनर्जी होगी En2। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा था छोटे ऑर्बिट में, ये छोटे ऑर्बिट से जंप करके बड़े ऑर्बिट में जाना चाहता है। n2 की वैल्यू n1 से बड़ी है, तो En2 जो होगा वो En1 से क्या होगा, बड़ा। ये देखिए n1 वाले ऑर्बिट में और n2 वाले ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो अलग अलग है। अब अगर इलेक्ट्रॉन हमारा छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट में जाना चाहेगा, ये यहाँ दिखाएंगे हम कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, तो इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। तो इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो ऐसे केस में ये सिस्टम बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी टू बी एब्जॉर्ब्ड, अगर इलेक्ट्रॉन को जंप करना है छोटे से बड़े ऑर्बिट में, तो एनर्जी जो वो एब्जॉर्ब करेगा डेल्टा ई, वो क्या होगा, अरे भाई En2 माइनस En1। जितना एनर्जी में डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी, भाई यहाँ पे थे एनर्जी थी मान लो माइनस का 50 जूल, यहाँ पहुँचेंगे एनर्जी हो जाएगी माइनस 40 जूल। तो यहाँ से यहाँ जाने में 10 जूल का इंक्रीमेंट होगा एनर्जी में, तो 10 जूल का जो इंक्रीज होगा वो कहाँ से आएगा, बाहर से लेना पड़ेगा। तो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे 10 जूल, तब जाके जो है वो इलेक्ट्रॉन छोटे ऑर्बिट से इस बड़े ऑर्बिट में जंप कर पाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा छोटे से बड़े ऑर्बिट में जाना चाहता है तो वो एनर्जी बाहर से क्या करेगा, एब्जॉर्ब, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम स्मॉलर, जंप्स टू, ऐसे लिख देते हैं, जंप्स टू बिगर ऑर्बिट, जिसमें भी था उससे बड़े ऑर्बिट में जाता है। तो ऐसे केस में एनर्जी टू बी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाएगी। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाएगी, डेल्टा ई, और ये डेल्टा ई क्या होगा, En2 माइनस En1 के बराबर। अब वो En1 कितना है, En2 कितना है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो हम लिख सकते हैं, बाद में लिख लेंगे। अभी के लिए से हमें इतना पता है कि हाँ यार, जितने छोटे ऑर्बिट में होते हो एनर्जी उतनी कम होती है, जितने बड़े ऑर्बिट में जाते हो एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में घूम रहा था और इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस ऑर्बिट में जाना चाहता है, छोटे से बड़े ऑर्बिट में जाना चाहता है, तो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तभी ये काम हो सकता है। अगर उल्टा करना चाहो, अगर इलेक्ट्रॉन बड़े में घूम रहा हो, बड़े से छोटे में आना चाहेगा, तो बस ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो इतनी एनर्जी बाहर फेंकनी पड़ेगी। लो मत एनर्जी दो, अरे भाई मुझे अगर अपनी एनर्जी बढ़ानी है तो मैं बाहर से लूँगा एनर्जी, अब मुझे अगर अपनी एनर्जी घटानी है तो मैं एनर्जी बाहर फेंकूँगा, सिंपल। तो इसको ज़रा एक बार क्लास रोक कर नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे। हाँ जी, लो जी, ये इसी के पड़ोस में मैं क्या करता हूँ, ये तो आप लिख चुके हैं, अब मैं इसी यहीं बना देता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट में जंप करे तो क्या होगा। ये देखो, ये बड़ा ऑर्बिट है N2 वाला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N2 वाला, ये N1 वाला ऑर्बिट है, और अब इलेक्ट्रॉन बड़े ऑर्बिट में घूम रहा था, बड़े ऑर्बिट से जंप करके कहाँ आना चाहता है, छोटे ऑर्बिट में आना चाहता है, ठीक। फिर वही बात, N2 N1 से बड़ा है, En2 En1 से छोटा बड़ा होगा, ठीक।
और अगर आप यहाँ एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाएंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे जो एनर्जी n1 पे जो एनर्जी n1 वो छोटी है और n2 पे यानी बड़े ऑर्बिट में एनर्जी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन बड़े से छोटे ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी सिस्टम की घटेगी, जितना एनर्जी घटेगी उतनी एनर्जी बाहर फेंकनी पड़ेगी। ठीक, तो देखिए एनर्जी टू बी एमिटेड, एनर्जी टू बी एमिटेड वो हो जाएगी डेल्टा ई, और ये इक्वल टू होगा EN2 माइनस EN1। ये देख लीजिए इतनी एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, बाहर फेंकनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू स्मॉलर ऑर्बिट, अगर छोटे ऑर्बिट में अभी जिसमें है उससे छोटे ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी टू बी एमिटेड, एनर्जी बाहर फेंकनी पड़ेगी। अच्छा चलो भाई देख लीजिए, छोटे से बड़े ऑर्बिट में जंप करने पर एनर्जी लेनी पड़ेगी बाहर से, और बड़े से छोटे में आने पर एनर्जी बाहर फेंकनी पड़ेगी। ये मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो ये एनर्जी क्या हो गया, ये सिस्टम बाहर फेंकेगा। यहाँ देखिए एनर्जी ले रहा है सिस्टम, यहाँ देखिए एनर्जी सिस्टम बाहर फेंक रहा है। अच्छा अब ये सवाल आता है कि हम जो एनर्जी एमिट करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये काम किस तरीके से होता है। ठीक, तो उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में बात करने से पहले हम फोटॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा फोटॉन का मामला कहाँ से आ गया, अरे यही जो एनर्जी एमिट करनी है, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, तो इसमें जैसे एनर्जी एमिट करी तो एनर्जी फोटॉन के फॉर्म में फेंकनी पड़ती है बाहर। फोटॉन का नाम तो आपने सुना होता है, तो बस वही फोटॉन के बारे में जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो हम पहले फोटॉन के बारे में बात करते हैं, फिर ये एनर्जी फोटॉन के फॉर्म में होगी या कोई और फॉर्म में होगी वो बाद में डिस्कस करेंगे। चलो तो देखते हैं फोटॉन के बारे में। हाँ जी, तो फोटॉन क्या है, फोटॉन है, फोटॉन को कहते हैं कि ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कि जैसे लाइट जो है वो हमने पढ़ी होती है कि लाइट क्या होती है, एक वेव होती है। कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब लाइट का एक दूसरा नेचर भी होता है जिसमें लाइट को कहा जाता है कि ये पार्टिकल नेचर है। अच्छा क्या होता है पार्टिकल नेचर में, पार्टिकल नेचर का मतलब ये है कि लाइट अगर कहीं पर आ रही है तो हम ये मानते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल्स चले आ रहे हैं, तो उन पार्टिकल्स को फोटॉन्स का नाम दिया जाता है। अच्छा तो हम कहते हैं यहाँ पर लाइट कंसिस्ट्स ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। अच्छा फोटॉन के बारे में हम क्या कहेंगे, कुछ इस तरीके से कि फोटॉन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी। अब पार्टिकल का है, का क्या कोई मास है, कोई छोटी सी ऐसी चीज़ है, कोई टुकड़ा है ये जिसे हम देख सकें ना, ऐसा नहीं है। लाइट में जो पार्टिकल्स हैं जिनको आप फोटॉन्स कह रहे हैं वो एक्चुअल में एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। ठीक है, और उनका बिहेवियर पार्टिकलों की तरीके से होता है। वैसे तो नॉर्मली कोई भी पार्टिकल है हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। फोटॉन ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन देख सकते हैं, जब वो आँख पे पड़ते हैं तो सेंसेशन क्रिएट करते हैं, तो वो अलग चीज़ है। बट कोई फोटॉन, जैसे ये है पेन है, इसको आप छू के समझ सकते हैं कि ये कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट है। बट फोटॉन ऐसे नहीं है, ऐसा पार्टिकल नहीं है कि जिसको आप पकड़ के छू के समझ सको कि ये क्या है। तो ये एनर्जी के पैकेट होते हैं। तो फोटॉन इज़ ए पैकेट ऑफ एनर्जी। और कहीं भी लाइट होती है तो लाइट में लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं। ऐसा नहीं कि लाइट का मतलब एक फोटॉन है, कहीं पे लाइट चली आ रही है तो समझो बहुत बड़ी तादाद में जो है, बहुत बड़ी संख्या में फोटॉन्स जो है वो चले आ रहे हैं। अच्छा तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं लाइट, लाइट की स्पीड होती है c, लाइट की फ्रीक्वेंसी है f, वेवलेंथ है लैम्डा। हाँ c f और लैम्डा में रिलेशन वो आप जानते हैं, c बराबर f इंटू लैम्डा। अब हम ये कहेंगे कि लाइट जो है वो क्या है, उसमें फोटॉन्स हैं। ये देखिए ये पार्टिकल्स हैं जिनको आप कहेंगे फोटॉन्स, पार्टिकल्स फोटॉन्स। फोटॉन कोई भी होता है तो उसकी स्पीड जो है वो तो वही होगी c, जो लाइट की स्पीड होती है। और
इसके साथ भी वही फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वो सब चीज़ें हम एसोसिएट करेंगे जो हम लोग लाइट वेव के साथ करते हैं। अब इसमें हमको एक चीज़ ये बताई जाती है कि दो बातें बताई जाती हैं। एक है एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन ई बराबर वो होती है एच एफ या एच सी अपान लेमडा। ये लीजिए, ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन है। एच कौन? एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, वैल्यू लिख लेंगे अभी। और दूसरी चीज़ होता है लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। मोमेंटम मतलब बस ऐसे नॉर्मल, वैसे तो दो प्रकार के मोमेंटम आप लोगों ने पढ़े होते हैं, एक लीनियर मोमेंटम और एक एंगुलर मोमेंटम। तो जब सिर्फ मोमेंटम बोला जाता है तो उसका मतलब लीनियर मोमेंटम से होता है। तो लीनियर मोमेंटम p, जिसको आप जनरली ऐसे पढ़ते हो कि m मास का कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम होता है p बराबर mv। अब यहाँ ये नहीं है ये पार्टिकल है, मास है, वेलोसिटी m इंटू वी करके मोमेंटम निकालेंगे, नहीं। इसमें मोमेंटम निकालने का अलग तरीका है। इसमें p बराबर लिखते हैं e बाई सी या p बराबर h बाई लेमडा। ये लीजिए, ये दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है फोटोन के बारे में कि एक फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है, इतनी, और एक फोटोन का मोमेंटम कितना होता है, इतना। अच्छा, एच जो है उसके बारे में भी बता देंगे। तो पहले इतनी बात जो है वो नोट कर लीजिए, फिर और फोटोन के बारे में देखते हैं। अच्छा, तो आ गए इस पर प्लैंक्स कांस्टेंट पर। एच जो यहाँ पर है इसको प्लैंक कांस्टेंट बोला जाता है, और इसके बारे में हमने अभी पढ़ा था जब हमने वो एम बी आर बराबर एन एच अपान 2 पाई की बात करी थी। उसमें बताया था एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। चलो फिर से लिख दिया, कोई फ़र्क की बात नहीं है। अच्छा, तो फोटोन के बारे में ये हमने बात करी। अगर हम लोग किसी जगह पर फोटोन की एनर्जी की बात करते हैं तो फोटोन की जो एनर्जी है उसकी यूनिट, वैसे तो क्या होगा कि फोटोन की जो एनर्जी है उसकी यूनिट वही है जूल, जो नॉर्मल एनर्जी की यूनिट है। बट होता यह है कि आमतौर पर हम जब लाइट के साथ डील कर रहे होते हैं, विजिबल लाइट के साथ डील कर रहे होते हैं, तो उसमें फोटोनों की जो एनर्जी है वो बहुत कम होती है। तो एनर्जी बहुत कम होने के कारण हम उसके लिए जो यूनिट है वो जूल नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो फोटोन की एनर्जी जब आप लिखोगे तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने की कोशिश करी जाएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि जब हम लाइट की वेवलेंथ की बात करते हैं तो आमतौर पर विजिबल लाइट होती है तो उसकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में लिखी जाती है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक छोटी सी बात करता हूँ कि यार फोटोन की एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, वो लिखी जाती है ई बराबर एच सी बाई लेमडा। हाँ, लेमडा है वेवलेंथ और यही है एक फोटोन की एनर्जी। तो आप एक काम करिए, कुछ ऐसा वर्किंग करते हैं यहाँ पर कि जो लेमडा है वो लेते हैं इन एंगस्ट्रॉम और एनर्जी जो है वो हम लेते हैं इन ईवी। ठीक है, चलो, तो अगर हम कुछ ऐसा रिलेशन निकाल सकें कि जिसमें वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में सीधे रखी जाए और एनर्जी सीधे जो है वो क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिले हमको, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो हमने क्या किया, हमने ये कहा कि आज मान लो एनर्जी आप जूल में कंसीडर करना चाह रहे हो। एच की वैल्यू तुमने रखी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अच्छा, सी की वैल्यू वो आप जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा क्या, मीटर में। देख लो सारा का सारा काम जो है वो एसआई सिस्टम में किया गया। मीटर किलोग्राम वाला जो सिस्टम है उसमें अगर आप वैल्यूज रखेंगे तो ऐसे ही तो होगा सब काम। एच को जूल सेकेंड रख दो, सी को 3 इंटू 10⁸ रख दो, लैम्डा रखना मीटर में और एनर्जी जूल में। अब मैं कहता हूँ कि मैं एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखना चाहता हूँ और लैम्डा जो है वो एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहता हूँ। तो एक काम करो कि एनर्जी इन जूल को ऐसे लिखो, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट
मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इधर की तरफ वैसे रखते हैं, और नीचे जो लैम्डा इन मीटर है इसको कह दो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−10। ये क्या बात है, मान लीजिए कहीं पर लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम जो है वो आपको दे रखा है कितना, 4000, तो करस्पॉन्डिंग लैम्डा इन मीटर क्या होगा ये बताओ। 4000 इंटू 10⁻−10 ही तो हो जाएगा। इसका मतलब लैम्डा इन मीटर जो है वो इज इक्वल टू होगा लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−10। सही है कि नहीं। तो मैंने लैम्डा इन मीटर को ऐसे लिख दिया। और एनर्जी अगर कहीं पर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दे रखी है मान लीजिए 5, तो एनर्जी इन जूल क्या होगी। अरे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। तो 5 इलेक्ट्रॉन का वोल्ट का मतलब 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। यस, तो यहाँ से आपने क्या देखा, एनर्जी इन जूल इज इक्वल टू एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आई बात समझ, यही चेंज यहाँ पे किया हमने। अब अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पर एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ये सब फिक्स चीज़ें, इन सब का कैलकुलेशन कर लिया जाएगा। तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। तो वो डायरेक्ट रिलेशन अभी हम लिख देंगे, आप पहले इतनी चीज़ नोट करिए। ये लीजिए, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻10 इंटू लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। अब ये सब की कैलकुलेशन करी जाएगी ये सब। तो इस सब को अगर कैलकुलेट करोगे तो ये सब मिला के जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12,423। तो लो जी, हो गया काम। ये फाइनल रिजल्ट है जो आप याद रखेंगे। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 12,423 बटे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। सही है, या ऐसे लिख सकते हो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम बराबर 12,423 अपान एनर्जी इन ईवी। फिर से याद दिला देंगे यहाँ पर ये लैम्डा क्या है और ई क्या है। लैम्डा है लाइट की वेवलेंथ और ई क्या है, ई है एक फोटोन की एनर्जी। ये बहुत से लोग ये फॉर्मूला तो अपना याद रखते हैं लेकिन वो कभी कभी भूल जाते हैं ये एनर्जी थी किसकी, एक फोटोन की एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया वेवलेंथ। और लैम्डा को बता देते हैं, लैम्डा क्या है, लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट और ई क्या है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ठीक है, ये किसी लाइट में अगर लाइट आ रही है कहीं पर और लाखों करोड़ों फोटोन चले आ रहे हैं तो सबकी मिलाकर टोटल एनर्जी नहीं है, एक फोटोन की एनर्जी है। अब कहीं पर लाइट है तो क्या करना है, लाइट की वेवलेंथ दे रखी हो तो उससे फोटोन की एनर्जी सीधे सीधे मिल जाएगी। और अगर एक फोटोन की एनर्जी दे रखी है तो लाइट की वेवलेंथ मिल जाएगी। जैसे कहीं पर लाइट ऐसे आ रही है, ये लाइट आ रही है और लाइट की वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। अब आपसे कहा गया कि भाई एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। तो पहले तो आप क्या करोगे कि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन क्या होगी, ये किसी ने कहा हमसे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम लाइट को वेवलेंथ जो है वो आपको उसमें दे रखी है नैनोमीटर में, तो इसको क्या करिए, इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करिए। लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम कितना है, 5000। चाहे ऐसे लिख लो या लैम्डा बराबर लिख लो 5000 एंगस्ट्रॉम, एक ही बात हुई। अब फोटोन की एनर्जी कितनी हुई, तो फोटोन की एनर्जी के लिए 12,423 अपान 5000। तो ये करोगे तो, और ये जो एनर्जी आएगी ये किस में आएगी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, जूल में नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा
4846 eV। ये एक फोटोन की एनर्जी आ गई सीधे सीधे, बट वेवलेंथ तो आपको नैनोमीटर में थी तो पहले आपने उसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लिया। अब इतना तो पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो 500 नैनोमीटर का मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम। एक फोटोन की एनर्जी ये रही। कहीं पे फोटोन की एनर्जी दे रखी हो सकती है, कह दिया भाई एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ठीक है, वो गिवन है आपको। ठीक, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आपको दे रखी है 3 eV। तो करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है लाइट की वो क्या होगी, तो हमने कहा भाई ऐसा है कि इसमें जो वेवलेंथ है वो आप 12423 अपान एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है वो रख दीजिए। सीधे सीधे आपको जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगी, 4141 एंगस्ट्रॉम। लो, अच्छा, ये जो वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी है 12423, ये कहीं पर 12375 करके लोग लिख लेते हैं, कहीं 12400 लिख लेते हैं। वो कैलकुलेशनों के सही को सिंपल बनाने के लिए कोई कुछ भी ले ले, बट हम तो 12423 लेके काम करेंगे। आपने कोई और वैल्यू याद कर रखी हो, 12400 याद कर रखी हो, 12375 याद कर रखी हो, ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं, बट हमारे हिसाब से 12423 लेना जो है वो बेस्ट रहेगा। तो ये बात हो गई फोटोन की एनर्जी और वेवलेंथ की। नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी, फिर हम लोग जो बात अभी कर रहे थे कि हमारे पास कोई एटम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बोर का मॉडल डिस्कस हो रहा है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है, छोटे ऑर्बिट में भी घूम सकता है, बड़े में भी घूम सकता है, बड़े से छोटे में, छोटे से बड़े में जंप कर सकता है। ऑर्बिट अगर चेंज करेगा तो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी या एमिट करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये सब हमें भी बताया गया था। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब और एमिट करने के तरीक़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो मेथड्स टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू बिगर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन अभी जिस ऑर्बिट में है उससे बड़े ऑर्बिट में जाएगा तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। चेक कर लो, अभी तो लिखवाई थी यही बात। एक मिनट, हाँ जी। तो इलेक्ट्रॉन जब छोटे ऑर्बिट में घूम रहा था, वहाँ से बड़े ऑर्बिट में जाना चाहेगा तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो वो बताए। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है हीट। आपने एक कंटेनर में वो मटेरियल भर दिया जिसके एटम में तुम ये काम कराना चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन छोटे ऑर्बिट में घूम रहा है, वहाँ से जंप करके बड़े ऑर्बिट में जाए। उस कंटेनर को गर्म करना शुरू कर दो, उस कंटेनर को गर्म करना शुरू कर दो। भाई मेरे कंटेनर को गर्म करोगे तो उस एनर्जी को पाके इलेक्ट्रॉन छोटे ऑर्बिट से जंप करके बड़े ऑर्बिट में चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये देखो यहाँ दिखाए थे, ये N1 वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था और यहाँ से जंप करके वो बड़े ऑर्बिट में जाना चाहता है तो उसे बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, EN2 माइनस EN1। ठीक, तो भाई मेरे, तो ऐसे केस में ये एनर्जी कहाँ से आएगी, तो उसका तरीका बता दिया, हीट। कुछ ज़्यादा डिटेल समझाने की ज़रूरत नहीं है। जिस कंटेनर में आपने वो गैस या मटेरियल जो भी था उसको रखा, उसको गर्म करना शुरू कर दो, एनर्जी मिलेगी, उससे आपका इलेक्ट्रॉन छोटे से बड़े ऑर्बिट में चला जाएगा। दूसरा मेथड होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या हुआ, अरे इलेक्ट्रिक स्पार्किंग। आपने कोई कंटेनर लेके उसमें वो मटेरियल भर दिया जिसके एटम में इलेक्ट्रॉन को छोटे से बड़े ऑर्बिट में भेजना है। अब वहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, उनके बीच में बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, खूब बड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए।
तो वहाँ स्पार्किंग होने लगेगी, उस स्पार्किंग से एनर्जी रिलीज़ होगी, और वो जो एनर्जी रिलीज़ होगी वही एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करी जाएगी एटम के द्वारा और इलेक्ट्रॉन को छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट में भेजा जाएगा। और दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ये इलेक्ट्रॉन था, छोटे ऑर्बिट में घूम रहा था, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके बड़े ऑर्बिट में जाएगा। तो उसे बाहर से क्या चाहिए होगी, एनर्जी, समझे। तो ये एनर्जी हीट से भी मिल सकती है, ये एनर्जी क्या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से भी मिल सकती है। दिखा देता हूँ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मामला। ये रहा, ये आपने ऐसा करके 2 इलेक्ट्रोड लगाए और इनके बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, और यहाँ पे क्या होने लगा, स्पार्किंग होने लगी, यहाँ पे स्पार्किंग होने लगी। तो उस स्पार्किंग को कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, उससे होगी एनर्जी रिलीज़, और जो एनर्जी रिलीज़ होगी वही एनर्जी क्या हो जाएगी, कहाँ घुस जाएगी, एटमों में। फिर उसके बाद हमने कहा फिर तीसरा तरीका होता है कोलिजन विद अदर पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या मतलब, एक एटम था जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा था छोटे ऑर्बिट में, इधर बड़े ऑर्बिट में उसे जाना था। तुमने क्या किया, इधर से एक न्यूट्रॉन लेके उस पर मार दिया। अब ये एटम पे न्यूट्रॉन जब मारोगे तो न्यूट्रॉन का इससे टक्कर होगी, तो टक्कर के दौरान क्या होगा, न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कुछ पार्ट ये एटम एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को छोटे से बड़े ऑर्बिट में भेज देगा। सही है। तो कोलिजन विद अदर पार्टिकल्स, इससे क्या होगा भी, इलेक्ट्रॉन को छोटे से बड़े ऑर्बिट में भेजा जा सकता है। और चौथा होता है फोटॉन। क्या मतलब, अरे भाई तुमने देखा एटम में इलेक्ट्रॉन छोटे ऑर्बिट में घूम रहा था, इसको बड़े ऑर्बिट में भेजना है, तो तुमने एक फोटॉन लेके उस पर मार दिया, फोटॉन इस पर मार दिया। फोटॉन के पास एनर्जी तो होती है, उस एनर्जी को इस एटम ने एब्जॉर्ब किया और अपने इलेक्ट्रॉन को छोटे से बड़े ऑर्बिट में भेज दिया। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब मेथड टू रिलीज एनर्जी, मेथड टू रिलीज एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू स्मॉलर ऑर्बिट। अब बड़े से छोटे ऑर्बिट में आना है तो एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। उसका क्या तरीका है, ठीक, ये देखो, बड़े ऑर्बिट N2 से कहाँ आना है, N1, तो एनर्जी क्या करोगे, एमिट करोगे। कितनी एनर्जी एमिट करोगे, EN2 माइनस EN1। ठीक है, इसी को आप वो एटम बना के भी दिखा सकते हो। ये एटम है, छोटा ऑर्बिट, बड़ा ऑर्बिट। अभी इलेक्ट्रॉन बड़े ऑर्बिट में, बड़े से जंप करके कहाँ आएगा, छोटे ऑर्बिट में, तो ये एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, बाहर फेंकेगा। अब एनर्जी को रिलीज करने का ओनली वन मेथड क्या है, फोटॉन। जब हमारा इलेक्ट्रॉन किसी बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट में जंप करेगा तो सिस्टम की एनर्जी में कमी आएगी। ये देख लीजिए, एनर्जी घटेगी, जितना एनर्जी में कमी आएगी उतनी एनर्जी बाहर फेंकी जाएगी। तो एनर्जी को बाहर फेंकने का सिर्फ एक तरीका है, फोटॉन। ये जो एटम है ये क्या करेगा, बाहर एनर्जी को फेंकेगा फोटॉन के फॉर्म में, एक फोटॉन बाहर फेंका जाएगा, बाकी दूसरा और कोई तरीका नहीं है। अब आगे की जो बात है उसमें यही सब चीज़ स्टडी करी जाती है कि ये फोटॉन बाहर फेंका जाता है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, क्या एक्सप्रेशन होगा, क्या क्या ऑप्शंस हैं उसमें, तमाम वो सब चीज़ें ही देखी जाएंगी। तो क्लास को रोक के पहले इतना नोट करें, फिर आगे देखेंगे।